हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बात करेंगे एलिंगम आरेख का। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग बात किया था एलिंगम आरेख पे। देखिए एलिंगम आरेख में बच्चा का कमेंट्स आया था, एक बच्चा का कमेंट्स आया था कि सर एलिंगम आरेख हमको सही ढंग से समझ में नहीं आया। तो देखो बहुत आसान सा चीज है। एलिंगम डायग्राम है क्या चीज? तो बाबू एक तरह का डायग्राम है। किसके किसके बीच में? तो डेल्टा जी और टी के बीच का ग्राफ है। किसके किसके बीच का ग्राफ है? तो डेल्टा जी और टी के बीच का ग्राफ है एलिंगम डायग्राम। कुछ नहीं है, डेल्टा जी और टी के बीच का ग्राफ है। दिमाग में बैठा हुआ। तो किसके लिए? तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। आखिर ये डेल्टा जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो एक समीकरण के द्वारा। एक समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इस समीकरण के द्वारा हम डेल्टा जी और तथा टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ठीक है बाबू। इस ग्राफ में क्या पाए थे हम? देखिए क्या क्या पाए थे, थोड़ा सा देखिए। उसमें पिछला क्लास में हम ये बताए थे कि एलिंगम डायग्राम में जितने भी ग्राफ होते हैं सब ऊपर की ओर होते हैं। क्यों ऊपर की ओर होते हैं? क्योंकि जो है आप देखिएगा उसमें, क्योंकि वो ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे डेल्टा जी में वृद्धि हो जाता है। पहली बात ये कभी कभी कोई ग्राफ में देखिए अचानक वृद्धि हो जा रहा है ऐसे। तो ये जो है अचानक जो वृद्धि हो रहा है ये आपका क्वाथनांक गलनांक पे होता है। गलनांक पे जहां पे इंट्रोपी में डेल्टा एस में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाता है। तीसरा है कि सिल्वर और मरकरी के लिए जी डेल्टा जी का मान 0 से ज्यादा हो जाता है। तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु हमने क्या बताया था कि एक सीओ का ग्राफ नीचे की ओर है। ठीक है। पांचवा बिंदु में हमने क्या बोला था कि जिस डेल्टा जी और टी के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, जो ग्राफ ऊपर होगा, जो ऑक्साइड ऊपर की ओर होगा उसका अस्थायित्व कम होगा, जो नीचे होगा उसका अस्थायित्व क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बताइए ये ऊपर वाला कम अस्थायी, ये अधिक अस्थायी। तो इसमें सबसे बड़ा चीज आपको याद रखना है कि जो जितना ही नीचे होगा उसका ऑक्साइड उतना ही अस्थायी होगा। बाबू यही याद रखना, यही बिंदु। अब क्या करेगा? जब नीचे ज्यादा अस्थायी है तो नीचे वाला धातु जो है ऊपर वाला को क्या करेगा? अवकृत कर सकता है, अपचयित कर सकता है। हम इसी चीज को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हम इसी चीज की बात करेंगे, बहुत सा एग्जाम्पल देंगे। ठीक है बाबू। अब देखिए इसमें आपको दिमाग रखना है कि नीचे वाला जो है, नीचे जो धातु होगा ऊपर वाला को क्या कर सकता है? अवकृत कर सकता है या अपचयित कर सकता है। उसका ऑक्सीजन को ले सकता है, उसका ऑक्सीजन हटा सकता है। तो अब देखिए आज हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन का अपचायन प्रकृति, यानी कार्बन अवकरण के रूप में ये इस्तेमाल होता है कैसे। तो देखिए हम देखिए जब भी कार्बन का अपचायक के रूप में प्रयोग करेगा या कार्य करेगा तो निम्न अभिक्रिया संभव है। ये 3 तरह का अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। जब भी कार्बन अपचायक की तरह काम करेगा बाबू तो निम्न 3 तरह का अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। दिमाग में बैठाएगा कि जब भी कार्बन अपचायक की तरह कार्य करेगा तो 3 तरह का अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। पहला अभिक्रिया तो ये है, ये 1 नंबर में ये है कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बना सकता है। इसको समीकरण 2 बना दिए। या ऐसा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। यानी कि 3 समीकरण हो सकता है। पहला क्या कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन CO बनाया। दूसरा है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाया। और तीसरा कंडीशन ये है कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाया। हम अपनी तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद तीनों ग्राफ को एक साथ देखेंगे। देखिए पहली स्थिति यानी समीकरण 1, कार्बन ठोस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है और ये गैस है, CO गैस है। तो अब बताइए कि हमारा तो समीकरण तो यही है बाबू, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
अब इसमें क्या करते हैं कि बाबू कोई भी अभिक्रिया हो, इसमें कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें डेल्टा एच ताप के साथ में बदलता नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बदलता है, इसलिए डेल्टा एच को हम स्थिर मानते हैं। डेल्टा एच को क्या मानते हैं? स्थिर मानते हैं। अब सर डेल्टा एच क्या है? तो बाबू हम काम करते हैं, तो हम काम करेंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा? तो जो मेरे पास ऊर्जा उत्सर्जित या उपलब्ध है, उत्सर्जित होने के लिए या अवशोषित होने के लिए, उसी को डेल्टा एच बोलते हैं। जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। तो अब देखिए डेल्टा एच जो है हमेशा स्थिरांक रहेगा। डेल्टा जी का गणना करना है, टी डेल्टा एच, टी तो ताप है आपका, और डेल्टा एस क्या है? ये डेल्टा एस एंट्रोपी है, अनियमितता है। अब देखिए ज्यादा जो गैस होगा, जितना ही ज्यादा गैस होगा उतना ही ज्यादा अनियमितता होगा। तो हम डेल्टा एस कैसे निकालते हैं? डेल्टा माने परिवर्तन, डेल्टा एस माने एंट्रोपी। तो बताइए कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसके लिए क्या करेंगे कि गैसीय उत्पाद में से गैसीय अभिकारक को घटाएंगे। दिमाग बैठा लीजिए, गैसीय उत्पाद में से गैसीय अभिकारक को घटाएंगे। तो अब बताओ यहाँ पे गैसीय उत्पाद तो 2 है, देख रहे ना 2 है। अच्छा तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस है, ये तो ठोस को लेते नहीं है, यहाँ पे 1 मोल है इसलिए 1 लिए, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिए। अब 2 में से 1 गया तो +1, 2 देखिए प्लस है, प्लस में से 1 गया। अब बताइए तो स्थिरांक है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस से हो जाएगा, तो बस समीकरण तो 10 का 10 रहेगा। अब बताइए ये स्थिरांक है, अब जैसे ही ताप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ये ऋणात्मक हो जाता है। इसको हम ऐसे समझें कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा जी का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो नीचे की हो जाएगा, घटेगा ना बाबू, ऋणात्मक तो घटेगा। हम इसको हम ऐसे समझें बाबू रे, ये स्थिरांक है, ये निगेटिव है, तो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए आप मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ में एक सरल रेखा समीकरण आप लोगों को पढ़ना है, शायद 11th में पढ़ना है सरल रेखा समीकरण। तो सरल रेखा समीकरण जो है 11th में आप पढ़े हो, उसका समीकरण क्या है? y बराबर mx प्लस सी। यानी कि हम ऐसा कर देते हैं कि डेल्टा जी को हम y एक्सिस माने, h को कांस्टेंट स्थिरांक माने, और t डेल्टा एस y एक्स वाई एक्स एन कर दें, या हम इसको हम इसी चीज को हम एक्स एम, ठीक है ना, और हम इसी चीज को y बराबर माइनस एक्स प्लस सी करते हैं, माइनस एक्स एम के बदले एक्स एम कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। इसका मतलब कि ये y एक्सिस के बदले डेल्टा जी है, और ये c तो स्थिरांक है, x के बदले t है, और m तो ढाल है। अब बता देते हैं बाबू, यहाँ पे ढाल कैसा है? ऋणात्मक है। ढाल कैसा है? ऋणात्मक है। तो दिमाग में बैठा लो, जब भी ढाल ऋणात्मक होगा तो नीचे की हो जाएगा, ढाल ऋणात्मक होगा तो ये ग्राफ इधर की हो जाएगा, नीचे की हो। अगर यहीं पे प्लस होता तो ये ऊपर की हो जाता बाबू। फिर से समझिए, आपको हम क्या बोले, इस अभिक्रिया को देखिए, ये पहला केस वाला अभिक्रिया है। तो पहला केस वाला अभिक्रिया में क्या होगा? C प्लस O2 टू CO। यहाँ पे गैसीय उत्पाद 2 मोल है, गैसीय अभिकारक तो ठोस है, गैसीय अभिकारक कितना मोल है? 1 मोल है, 2 में से 1 गया, 1 प्लस में। अब हमारे पास समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे चूंकि ये डेल्टा एस ऋणात्मक है और ताप धनात्मक है, धन ऋण मिलकर क्या हो जाएगा? धन ही हो जाएगा। डेल्टा एस स्थिरांक है बाबू रे, इसको हम y अक्ष माने, ये स्थिरांक है c माने, t को x एक्सिस मान, और डेल्टा c एक ढाल उसको m से सूचित किए। यानी हम इसी चीज को हम जो सरल रेखा समीकरण है उसको हम इस तरह समझा दें, y बराबर माइनस mx प्लस सी। अब ये y क्या है? ये y डेल्टा जी है, y x क्या है? तो t है बाबू।
और एक एन क्या है, ढाल है। कैसा ढाल है, ऋणात्मक ढाल है। तो ऋणात्मक ढाल होने से उसका ग्राफ नीचे की हो जाएगा। यानी कि पहला समीकरण में जब हम डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ इधर की हो जाएगा, नीचे की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा समीकरण है डेल्टा जी बराबर टी एच माइनस टी डेल्टा सी। अब देखो, सॉरी डेल्टा सी गलती से लिख दिया बाबू, डेल्टा एस। अब ये डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस ढाल है आपका। तो बोलेगा क्या चीज कि इस पहला स्थिति में ढाल क्या होगा, तो बोलेगा डेल्टा एस होगा। और भी कैसा है, तो माइनस है, इसलिए ग्राफ किधर की हो जाएगा, नीचे की। तो हम तो कहेंगे पहला स्थिति आप समझ गए, फिर दूसरा स्थिति, फिर तीसरा स्थिति, और तीनों को मिला करके हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बाबू, ये दूसरा केस देखा जाए। देखो दूसरा केस में क्या है कि कुछ नहीं है, आसान है दूसरा केस भी। देखिए 2Cu प्लस O2 2CO2 2CO प्लस O2 2CO2। आप देखो दूसरा केस को, हमने 2Cu प्लस O2 2CO2, हम डेल्टा एस सबसे पहले गणना करेंगे बाबू। तो आप क्या करें, डेल्टा एस गैसीय उत्पाद माइनस गैसीय अभिकारक, उत्पाद में से अभिकारक को कर देंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पे कितना है, तो 2 है। तो ये गैस है ना बाबू, तो 2 है, 2 लिख दिया। अब अभिकारक की बात किया जाए तो देखिए 2 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी छुपा हुआ है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप हमको उत्पाद 2 है और अभिकारक कितना है, तो 3 हो गया। तो 2 माइनस 3 माइनस 1। अब हमारे पास यही समीकरण है। इसमें डेल्टा एच क्या है, कांस्टेंट है, तो पहले भी बात कर चुके हैं आपको। अब ये माइनस क्या है, ये तो चूंकि माइनस है सर, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ प्लस लिख दिया। अभी एक समीकरण हो गया कि y बराबर c, ये डेल्टा एच को c स्थिरांक होता है, ये x एक्सिस प्लस m, x एक्सिस m। या हम इसी चीज को हम ऐसे लिख दें, पहले हम इस समीकरण को लिख दें, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस टी प्लस डेल्टा एच। हम यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है बाबू, ये x है, ये x है। अब ये प्लस है बाबू, तो हम प्लस को पहले लिख दिए। तो प्लस पहले लिखिए, तो y बराबर प्लस mx, प्लस दिया नहीं जाता है या दे भी सकते हो, प्लस mx प्लस c, यानी कि yh को बदले डेल्टा जी और x अक्ष के बदले हम d रखेंगे और c क्या होता है, ये स्थिरांक होता है। तो अब बताओ यहाँ पे जो m जो ढाल है, ये समीकरण आप लोगों को मैथ में पढ़ना है बाबू, y बराबर mx प्लस c, इसका बार बार ग्राफ भी खींचना है बाबू। यहाँ पे y बराबर m जो है ये ढाल है, ये ढाल कैसा होगा, चूंकि ये प्लस है तो हम बताएं कि इसका ढाल ऊपर की ओर जाता, अगर ये माइनस हो जाता तो ये ढाल नीचे की ओर चला जाता। तो देखिए आपका चूंकि प्लस है तो इसका ढाल कैसे जा रहा है, माइनस की ओर। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर ये C प्लस O2 2CO करते हैं तो इसमें एलिंगम डायग्राम जो है नीचे की ओर ग्राफ जाएगा, CO का जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर जाएगा, और CO प्लस O2 और 2CO2 अगर इसमें हम एलिंगम डायग्राम खींचते हैं तो इसका ग्राफ इधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको अपने दिमाग से भी समझें इसको। तो बाबू रे हमने क्या बोला कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये तो स्थिरांक है। अब बताइए जितना ही ज्यादा ताप बढ़ाएंगे उतना ही ना ज्यादा डेल्टा जी का मान बढ़ेगा। तो ताप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं डेल्टा जी का मान ऊपर की ओर जा रहा है बाबू, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ताप बढ़ाने पे डेल्टा जी का मान घटता तो नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पे चूंकि प्लस हो जाने माइनस हो जाने के चलते यहाँ पे बढ़ने लगता है। अगर यही प्लस होता तो इसका ग्राफ नीचे की ओर आता है। तो हम समझेंगे कि आप दूसरी स्थिति भी बाबू आप समझ गए होंगे। पहला स्थिति में ग्राफ नीचे की ओर, दूसरा स्थिति में ग्राफ ऊपर की ओर। अब इसको हम लिख लें तो फिर बाद में बात करते हैं। तो आप पहले लिख लीजिए। देखो बच्चों, अब हम लोग तीसरी स्थिति की बात की जाए। देखिए तीसरी स्थिति हमने देखिए इसमें क्या बोला कि ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस धनात्मक हो जाता है, इसलिए डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाता है।
इसमें दूसरी स्थिति में क्या है, डेल्टा एस जो है धनात्मक होता है इसलिए डेल्टा जी सॉरी ऋणात्मक हो जाता है इसलिए डेल्टा जी धनात्मक हो जाता है इसलिए ऊपर खुल जाता है। इसमें नीचे इसमें ऊपर। अब इस तीसरी बात किया जाए, देखिए तीसरी बात यही ना, C प्लस O2 CO2, C प्लस O2 CO2। अब देखिए इसमें गैसीय उत्पाद माइनस गैसीय अभिकारक। अब देखिए उत्पाद के रूप में एक CO2 है, ये तो ठोस है, एक ऑक्सीजन भी है, यानी कि 1 मोल गैसीय उत्पाद भी है और 1 मोल अभिकारक भी है। तो एक में से एक घटेगा, कितना हो जाएगा 0, यानी कि डेल्टा जी ये तो स्थिरांक है और डेल्टा एस 0 है। किसी भी ताप से अगर 0 से गुना किया तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये माइनस टी डेल्टा एस पूरा 0 हो जाएगा, यानी डेल्टा जी बराबर केवल डेल्टा एच बचेगा। इसका मतलब y ये तो स्थिरांक है इसको कांस्टेंट बोलेगा, इसको हम लोग डेल्टा जी बराबर एच, y बराबर स्थिरांक। कहने का मतलब ये कि डेल्टा जी और टी के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो डेल्टा एच केवल स्थिरांक के बराबर हो जाता है। ताप कितना बढ़ाएंगे, ये तो y स्थिरांक रहेगा, y ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ इधर की हो जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। कोई भी टेम्परेचर ताप आ जाए जी का मान में कोई अंतर नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये कार्बन अपचायक प्रकृति, कार्बन का अपचायक प्रकृति में 3 तरह का स्थिति है। जब कार्बन O2 के साथ संयोग करके CO बनाता है तो इसका ग्राफ नीचे की हो जाएगा। CO अगर O2 के साथ संयोग करके CO2 बनाता है तो इसका ग्राफ ऊपर की हो जाएगा। C प्लस O2 करके CO2 बनाता है तो इसका ग्राफ एकदम समानांतर रहेगा, T अक्ष के समान, यानी कि x अक्ष के समान क्या होगा, देखिए समानांतर होगा। किसी भी ताप पे एकदम समानांतर जाएगा, यानी कि हमारा 3 समीकरण बन रहा है। जब यह कार्बन के अपचायक की तरह काम कर रहा है तो 3 समीकरण बन रहा है। अब ये 3 समीकरण का स्थिति ग्राफ कैसा होगा उस पर हम लोग विचार किए। अब इसमें हम लोग अगला डिस्कस करेंगे, तीनों को हम एक साथ करके देखते हैं। तो आप पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बाबू हमने तीनों का अलग अलग बात किया है। अब हम आज सबको एक ही बात कर देंगे। देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने बताया C प्लस O2 CO, इसमें क्या होता है कि डेल्टा जी ग्राफ नीचे की हो जाता है। देखिए यहाँ से नीचे की हो गया 2C प्लस O2 CO। एक है CO प्लस O2 2CO2, देखो CO प्लस O2 2CO2, देखो इसका ग्राफ ऊपर की हो गया। और फिर इसके बाद एक ग्राफ ऐसा है, तीसरा स्थिति में C प्लस O2 CO2, C प्लस O2 CO2, देखिए इसका ग्राफ कैसा है, एकदम सीधा हो जा रहा है, यानी कि 3 ग्राफ है। अब इसमें से आपको एलिंगम डायग्राम हमने बात किया है कि जो ग्राफ जितना ही नीचे की ओर होगा, जो ग्राफ जितना ही नीचे की ओर होगा उतना ही प्रबल अवकारक होगा। जो ग्राफ जितना ही नीचे की ओर होगा, तो आप बताओ इन तीनों में कौन सा कार्बन का, ये वाला CO का है, ये वाला C का है और ये वाला भी C का है। अब बताइए इन तीनों में अगर बोलेगा कि कौन सा अवकारक की तरह काम करेगा, तो सबसे देखिए सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे तो यही वाला है बाबू। तो इसमें C तो सर दोनों है, बोले हाँ बाबू। एक है C CO2 बन रहा है और एक है C CO बन रहा है। तो CO2 वाला ग्राफ ऊपर है और CO वाला ग्राफ नीचे है। इसका मतलब हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि कार्बन जो है उचित अवकारक की तरह काम करेगा और वो खुद को CO में बदलेगा। किस में बदलेगा, CO में बदलेगा। तो आप पहले इसको नोट कर लो, तो हम उसको भी नोट करवा देते हैं। तो इसका ऊपर है नोट कर। अब देखो बाबू, हम इस ग्राफ से देखें, देखिए ग्राफ ही सब कुछ है। और एलिगम डायग्राम में हमने क्या बोला है बाबू कि जो भी नीचे होगा वो उचित अवकारक होगा, जो भी नीचे होगा उचित अवकारक होगा। तो देखिए ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, ये ग्राफ बीच में है। तो इन तीनों ग्राफ में बताइए नीचे कौन है, तो नीचे तो बाबू यही होना है, CO में बदल रहा वही ना है। तो जो नीचे में होगा वही उचित अवकारक होगा। तो अब हम बार बार बोल रहे हैं कि जो नीचे होगा वही उचित अवकारक होगा। तो बताइए इन तीनों जो स्थिति है, इन तीनों स्थिति में हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि CO जा बेटर उचित C अवकारक होगा कि C होगा, तो हम बोलेंगे C होगा।
क्योंकि नीचे है, और साथ में ये सी सीओ में बदलेगा तो बेटर होगा कि सीओ में बदलेगा तो बेटर होगा। हम बोलेंगे नहीं सीओ बोला तो ऊपर हो गया, सीओ में बदलेगा वो बेटर होगा। कहने का मतलब कि कार्बन जो है उचित अवकारक की तरह काम करेगा और खुद को स्वयं को सीओ में बदलेगा। किस में बदलेगा? सीओ में बदलेगा। इसी चीज को देखिए हम यहाँ पे लिख दे, हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कार्बन अवकारक की तरह कार्य करता है। अवकारक का अपचायक गुण की चीज है नहीं, अपचायक है, अपचायक कार्बन अवकारक की तरह कार्य करता है तथा यह सीओ में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो सीओ में। देखिए बाबू यहाँ का ऑप्शन को ले लिया सीओ, यहाँ का ऑप्शन को ले लिया सीओ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या काम करना है? अपचायक। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिए, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि बताइए कि सी और सीओ में उचित अवकारक कौन है? एच ये भी बात कर रहा है और ये भी ताप दे रहा है कि 683 केल्विन में कौन सा सी और सीओ में उचित अवकारक कौन सा होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि देखिए जो है बाबू रे, यहाँ जो वक्र है ये एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? तो 983 केल्विन पे, 983 केल्विन बाबू ये ताप है 983 केल्विन पे, ये तीनों एक दूसरे को काट रहा है। अब ये देखिए जब हमको क्वेश्चन है 983 केल्विन पे काट रहा है, देखिए यहाँ पे काट रहे हैं। अब इस ग्राफ से हम इधर क्यों चलें? तो बताइए अगर ग्राफ अगर हम ऐसे बंद कर लें तो बाबू यहाँ से निकल रहा है तीनों चीज, तो ये तीनों चीज निकल रहा है। तो बताइए इन तीनों में नीचे कौन है? तो बाबू सी है, सीओ है। तो इसका मतलब कि जो नीचे रहेगा वो उचित होगा। तो 983 केल्विन से जो ऊपर ताप होगा, इधर ताप जो होगा उसमें सीओ नीचे, सी नीचे है और सीओ बदल रहा है। इसका मतलब कि 983 केल्विन से जो ऊपर ताप रहेगा तो सी बेटर अवकारक होगा, अच्छा अपचायक होगा। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन 683 कर रहा है, तो सर 683 का मतलब कि ये ग्राफ यहाँ के बाद होगा इधर 983 तो इधर ना होगा 683 बाबू। तो जब इधर होगा तो इसमें देखिए नीचे कौन होगा? यही वाला नीचे है। तो सीओ जो होगा 983 केल्विन से अगर कम ताप रहेगा तो सीओ का जो वक्र है वो नीचे की ओर होगा, यानी उस स्थिति में सीओ का होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि एल्यूमिनियम आरेख से हमको ये निष्कर्ष निकला कि 983 केल्विन ताप से ऊपर कार्बन अच्छा अपचायक होता है, परंतु 983 केल्विन से नीचे चाहे जितना भी हो जाए सीओ अच्छा अपचायक होगा। यानी कि बार बार हम बोलते हैं कि जो नीचे रहेगा वो अच्छा अपचायक होगा। और अब इसमें ताप देखना है आपको, बस यही ग्राफ दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कौन अच्छा अपचायक है बाबू। अगर आप नीट में भी जाते हो और एम्स में भी, नीट और मेंस में भी जाते हो तो आप में ये सब ग्राफ दे देगा और बोलेगा अच्छा उपचायक कौन है, तो आप नहीं चुन लोगे, जो नीचे होगा अच्छा उपचायक होगा। हमारा ताप दे रहा है 683, तो 683 ताप तो हमको इस ताप से नीचे है, तो इस ताप से नीचे में तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा बाबू। तो ये जब इस ताप से नीचे ये ग्राफ है, इसका मतलब सीओ क्या होगा? अच्छा उपचायक होगा। लेकिन अगर इस ताप से इधर कर दिया जाए, कुछ ताप कर दिया जाए, इसके बाद ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, यानी सी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कहने का मतलब कि ताप देखना है किस ताप पे पूछ रहा है, तो 983 केल्विन से ऊपर रहेगा तो सी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और इससे कम ताप रहेगा तो सीओ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम तो कहेंगे कि बाबू ये नोट करने लायक है और इसलिए आप नोट कर लो। अब देखो बाबू इस ग्राफ को देखो, देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हम इनटेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे और आउटटेस्ट का क्वेश्चन नंबर 27, बस इसी ग्राफ से दोनों में हम लोग कर सकते हैं, बस यही तो लिखना है। देखिए इसमें क्या है कि ये डेल्टा जी और टी है, दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ एनजीओ के लिए है, जा रहा है, ये उसका गलनांक है, फिर टाइप बढ़ जा रहा है। फिर ये जो है ये ग्राफ L2O3 के निर्माण का है। अब इसमें आपसे बोल दे रहा है, क्वेश्चन पूछता है क्या कोई एक ऐसा स्थिति है जिसमें अल्युमिनियम एनजीओ को अवकृत कर सकता है? तो हमने हाँ बाबू। कारण क्या है कि देखिए दोनों के निर्माण का जो वक्र है यहाँ काट रहा है, जब काट रहा है दूसरे को काट रहा है तो इसके इस ताप के नीचे ये वाला नीचे हो गया, लेकिन इस ताप के नीचे
अल्युमिनियम का नीचे हो गया। और हम आपको बताए हैं जो नीचे होगा वही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वही बेटर ऑब्जेक्ट होगा। तो आप बताओ कि जब हम 1665 केल्विन के ताप से नीचे कर रहे हैं तो नीचे अगर हो रहा है तो एमजीओ क्या कर रहा है, ग्राफ नीचे आ जा रहा है, ये ग्राफ नीचे, और Al2O3 का ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर। यानी कि Mg जो होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कब? जब 1665 केल्विन ताप से नीचे रहेगा तब। तो आपने यहाँ पे बात करेंगे क्या ऐसा कोई स्थिति है जिसमें Al2O3 को Mg अवकृत कर सकता है? तो बोले हाँ है। कहाँ है बाबू? तो 1600 केल्विन ताप से नीचे। क्यों? क्योंकि इस ताप से नीचे MgO के निर्माण का वक्र क्या है, नीचे, बस। लेकिन अगर बोलेगा 1665 केल्विन ताप से ऊपर, तो 1665 केल्विन ताप से ऊपर में Al नीचे है, तो Al जब नीचे है तो ये बेटर और अवकारक होगा, और उस स्थिति में MgO को क्या कर सकता है, अवकृत कर सकता है। इसी चीज को देखिए हम यहाँ पे लैंग्वेज में दे दिए हैं, दिमाग में बैठाइए बाबू, आप यहाँ पे हड़बड़ाइए नहीं है, आप हड़बड़ाइए नहीं है, बस एक लाइन में आप दिमाग में बैठाइए, ताप देखेंगे और कौन नीचे है, जो नीचे है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बस इतना ही दिमाग में बैठाना बाबू, जो नीचे है। अब देखें, देखिए कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ काट रहा है, ऊपर से जा रहा है, ये सीधे जा रहा है, तो जब काट रहा उससे पहले तो नीचे था ना, पहले तो नीचे था, पहले तो मुख्यमंत्री था। जब 1915 आया तब वो प्रधानमंत्री बना रे बाबू, तो 1900 जब पहले था तो मुख्यमंत्री न था, नीचे ही न था। तो वही चीज है बाबू, ये मोदी जी हैं और ये राहुल गांधी हैं। तो ये है 1915 है हमारा, सॉरी 2014 है। तो 2014 से पहले हमारा मोदी जी कुछ नहीं थे, राहुल गांधी बहुत ज्यादा थे। लेकिन 2014 से जैसे ही पार किया तो बाबू रे मोदी जी ऊपर आ गए और राहुल गांधी क्या हो गए, नीचे आ गए। बस वही सेम चीज है बाबू। यानी कि हमको देखना है कि कब का बात है। अगर हमारा ताप बोला 1665 केल्विन से नीचे, तो हम बोलेंगे Mg Al2O3 को अवकृत कर सकता है। देखिए यहाँ लिखे एल्यूमिनियम आरेख में MgO तथा Al2O3 के निर्माण का वक्र एक दूसरे को 1665 केल्विन पर काटता है। इस ताप के ऊपर अल्युमिनियम क्या हो गया बाबू, ऊपर हो गया, अल्युमिनियम नीचे हो गया, MgO ऊपर हुआ। यानी MgO को Al अवकृत कर सकता है, MgO को Al अपचयित कर सकता है, अवकृत कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा स्थिति है जिसमें अल्युमिनियम MgO को अवकृत कर सकता है? हमने हाँ है, 1665 केल्विन ताप से ऊपर। लेकिन अगर हम इस ताप से नीचे चला जाए तो क्या होगा, MgO ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब Al2O3 को Mg अपचय क्या अवकृत कर सकता है। दिमाग में बैठाएं कि ताप हमारा कहाँ है, कैसे काट रहा है, और ये वक्र कौन नीचे है कौन ऊपर है। जो नीचे होगा ऊपर वाला को अवकृत कर सकता है। पिछले लेक्चर में बात किए, अभी भी बात कर रहे हैं बाबू। ये दो क्वेश्चन का आंसर है, आप इसे नोट कर लो। अब देखो बाबू, अब देखो हम लोग तीसरी बात किया जाए जिंक ऑक्साइड के लिए एलिंगम आरेख। देखिए जिंक ऑक्साइड का जब एलिंगम आरेख देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन का हो गया, कार्बन प्लस O2 CO बना रहा है। जो CO बना रहा है तो हम बोले थे क्या उसका ग्राफ नीचे हो जाता है। अच्छा, और जो जिंक ऑक्साइड है उसका ग्राफ क्या होता है, देखिए ऐसे जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। आप टेंशन मत लो, ये ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, टेंशन मत। अब हमको बताइए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, तो 1270 केल्विन पे काट रहा है। और देखिए ये इसका यहाँ पे एक सडनली अचानक फूट रहा है। ये ताप देखिए आपका 1180 केल्विन के लगभग है, जो उसका गलनांक है, जिंक का गलनांक है। यानी ये ताप 1180 के बराबर होगा, जो जिंक का क्या है, गलनांक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोलेगा कि जिंक ऑक्साइड का एलिंगम आरेख, आखिर जिंक ऑक्साइड बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि जिंक आखिर हम निकालते हैं बाबू, तो कहाँ से निकालते हैं, तो जिंक ब्लेंड से निकालते हैं। अगर बोलेगा जिंक का मुख्य अंश क्या है, तो जिंक ब्लेंड जेरेनेस। तो जेरेनेस को हम क्या करेंगे, पहले
चूंकि उसका गलनांक 1180 केल्विन है, इसे गलनांक से नीचे में 1180 केल्विन से नीचे यानी कि 1120 केल्विन से ऊपर हम लोग गणना करेंगे, उसको गर्म करेंगे। और गर्म जैसे ही करेंगे तो आपको बताया गया है कि सल्फाइड अयस्क में बनता है जिसको हम जारण बोलते हैं, यानी कि जो जिंक ब्लेंड है उसको हम पहले जारण करेंगे। हमने यहाँ पे कर दिया कि जारण करेंगे, जलाएंगे किस भट्टी में, तो परावर्तनी भट्टी में, आपको बताया गया है। अब जब परावर्तनी भट्टी बुलाएंगे तो ये ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या काम है कि अब देखिए ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो सी जो है उसको अवकृत तो करेगा बाबू, लेकिन कब करेगा, क्या इस ताप से पहले? ये तो देखिए तो सी का ग्राफ ऊपर की ओर है तो कभी अवकृत नहीं कर पाएगा, जब भी जो नीचे रहता है वही अवकृत करेगा। यानी कि ये जो है ये 1270 केल्विन से जब पार करते हैं ताप आपका, तो कार्बन का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जाता है। इसका मतलब कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन अवकृत करेगा, लेकिन कब? जब हमारा 1270 केल्विन से ऊंचा ताप रहेगा तब। तो इसी चीज को हम बत्ता भट्टी में प्रवलन करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड बना लेंगे और उसको जारण करके जिंक ऑक्साइड बना लेंगे, उस जिंक ऑक्साइड को बत्ता भट्टी में डाल देंगे कोक मिला करके। तो जैसे कोक मिलाएंगे तो 1270 केल्विन से ऊपर जब होगा तो जिंक ऑक्साइड को कोक यानी कार्बन यानी कोयला के द्वारा अपचयित किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे सी इस ऑक्सीजन को ले लेगा और CO बना देगा और जिंक हो जाएगा। यानी कि जिंक ब्लेंड से अगर हमको बोला जाए कि जिंक कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले हम बोलेंगे जारण करेंगे कितना केल्विन, तो 1120 केल्विन से ऊपर में हम उसको जारण करेंगे, जिससे जिंक ब्लेंड जिंक ऑक्साइड में बदलेगा। और फिर इस जिंक ऑक्साइड को बत्ता भट्टी में प्रवलन करेंगे, और जब प्रवलन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन के द्वारा अवकृत हो जाएगा और जिंक बन जाएगा और CO बन जाएगा। तो हम समझते हैं बाबू एक ही चीज को तो बार बार कर रहे हैं कि जो नीचे है ऊपर लोग अवकृत कर देगा। तो बाबू C कब नीचे हो गया, तो 1270 केल्विन से जब ऊपर ताप हो गया तब नीचे हो गया। इस स्थिति में जिंक ऑक्साइड को जिंक में बदलेगा और तो किसमें बदल जाएगा, CO में। तो हम कहेंगे आप इसे नोट करें। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे है एक हेडिंग है एल्यूमिनियम तापीय अवकरण, जिसको इंग्लिश में एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन भी बोलते हैं, के द्वारा क्रोमियम का अवकरण, क्रोमियम का निष्कर्षण होगा, क्रोमियम का निष्कर्षण। अब बताइए तो क्रोमियम का निष्कर्षण कहां से करते हैं, पहले ये बात करें कि क्रोमियम अगर आपसे पूछा जाए कहां से निष्कर्षण करें, तो क्रोमियम का निष्कर्षण हम क्रोमाइट एसिड से करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है ApCr2O4। ये दो ऑक्साइड का है, बाद में भी बात करेंगे हम लोग, K2CR2 ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो उसमें बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा क्रोमियम का निष्कर्षण कहां से करते हैं, तो क्रोमाइट एसिड से। उसका फॉर्मूला क्या है, ApCr2O4। अब बाबू इसको सुटेबल उचित विधि के द्वारा Cr2O3 में बदल देंगे, पहले तो बदलेंगे। अब जब इसको बदल लेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्युमिनियम के द्वारा अवकृत करेंगे। किसके द्वारा, अल्युमिनियम के द्वारा अवकृत करेंगे। देखिए इस ऑक्साइड को अल्युमिनियम के साथ गर्म कर अवकृत किया जाता है, क्योंकि ताप भी देना है अल्युमिनियम के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा अल्युमिनोतापीय अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अतः इस अभिक्रिया को अल्युमिनियम तापीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए Cr2O3 है, अल्युमिनियम के द्वारा हम इसको अवकृत कर दिए तो अल्युमिनियम इसका ऑक्सीजन को ले लेता है और Al2O3 बनता है, 2 Cr बनाता है। तो आप पहले इसको लिख लो, तो फिर इसके बाद आप समझेंगे इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। पहले आप इसे नोट कर लो। अब बच्चों, अब हम लोग देखा जाए कि अब इसको एलिंगम डायग्राम से कैसे समझा जाता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि Cr2O3 को एल्युमिनियम के द्वारा हीट करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अवकृत कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम इस ऑक्सीजन को ले लेगा और Al2O3 बना देगा। हम यहाँ पे 2Al कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको एलिंगम डायग्राम से देखिए। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो Cr+O2 Cr2O3, नीचे में तो ग्राफ है Al+O2 2/3 बैलेंस के देखिए Al2O3। अब देखिए हमारा ग्राफ में क्या हो रहा है कि देखिए Cr2O3 का जो फॉर्मेशन ग्राफ है, Al2O3 का फॉर्मेशन ग्राफ दोनों एक दूसरे के समानांतर है।
और एक चीज और सबसे बड़ी बात क्या है कि चूंकि हर ताप में चाहे वो निम्न ताप हो चाहे अधिक ताप हो, निम्न ताप हो या अधिक ताप हो, Cr2O3 का निर्माण का जो वक्र है हमेशा Al2O3 से ऊपर है। आपको तभी तो अभी तो हमने बोला है 2 मिनट पहले कि जो एल्यूमिनियम आरेख में जो नीचे होता है अच्छा कारक होता है, तो बाबू Cr ऊपर है और Al नीचे है, तो बताइए Cr ज्यादा अच्छा कारक होगा कि Al ज्यादा अच्छा कारक होगा? क्योंकि नीचे है तो Al ज्यादा कारक अच्छा होगा, अतः Cr2O3 को Al आसानी से अवकृत कर सकता है किसी भी ताप पर। यहां पे हम ताप लिए हैं केल्विन में, यानी कि Cr2O3 को Al आसानी से अवकृत कर सकता है। अब देखिए आपका आउटटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा 21 को देखिए आप, कह रहा है कि Cr2O3 के निर्माण के लिए मुक्त ऊर्जा 540 किलो जूल है। क्या है कि Cr2O3 के लिए निर्माण का वक्र -540 किलो जूल है नेगेटिव में, और Al2O3 के निर्माण का वक्र 827 किलो जूल है, 827 किलो जूल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ठीक है ना? आप क्वेश्चन में देखिएगा कि Cr2O3 के निर्माण का मुक्त ऊर्जा 540 किलो जूल और Al2O3 के निर्माण का मुक्त ऊर्जा -827 किलो जूल है। जिसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या Cr2O3 को Al अवकृत कर सकता है? ऐसा क्वेश्चन। तो बाबू निर्माण का मतलब Cr2O3 का निर्माण का मतलब क्या होता है कि Cr2O3 को बनाना है, तो बताइए Cr2O3 को कहां से बनाएंगे? तो क्रोमियम में ऑक्सीजन जोड़ के बनाएंगे Cr2O3। तो जो क्रोमियम में हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे और Cr2O3 बनाएगा, इसके लिए जो डेल्टा G होगा उसी को तो बोलते हैं हम लोग Cr2O3 के निर्माण का वक्र। अगर उसी तरह से Al2O3 के निर्माण का वक्र, तो Al2O3 कैसे बनाएंगे? अल्युमिनियम में ऑक्सीजन जोड़ेंगे संतुलित करने के लिए 4/3 ऑक्सीजन को। देखिए ऑक्सीजन हमेशा 1 मोल रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा कितना मोल रहेगा? 1 मोल रहेगा। तो 1 करने के लिए देखिए यहाँ पे 1 मोल करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2 ऑक्सीजन। तो 3 से 3 बढ़े तो 2 ऑक्सीजन होगा कि बाबू, इसलिए हम 2/3 से गुना किए हैं। और यहाँ पे क्रोमियम 2 दूनी 4 हो गया, देखिए 2 से गुना हो जाएगा 4/3 हो गया। तो सेम चीज है कि Cr2O3 का निर्माण का मुक्त ऊर्जा डेल्टा G नॉट बोल रहा है, इतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि Cr में O2 को जोड़ के इसको बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। Al2O3 के निर्माण के लिए डेल्टा G नॉट -827 है, तो हम Al में ऑक्सीजन जोड़ेंगे और इसको संतुलित कर देंगे। ऊपर वाला समीकरण 1 बना लेंगे और नीचे वाला समीकरण क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, तो समीकरण 2 तो नीचे वाला है, तो नीचे वाला है 4/3 Al, ये S बोले तो ठोस, G बोले तो गैस, ये S बोले तो ठोस। इसके लिए डेल्टा G -27 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्रोमियम के लिए भी O2 क्या है? ये दिया हुआ है डेल्टा G -540 किलो जूल पर। तो घटाओ में तो हम जानते हैं बाबू जी चिन्ह जो होता है वो चेंज कर जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बताओ, अब ये प्लस माइनस लेकिन तो क्योंकि सेम नहीं इसलिए जोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस तो होगा, लेकिन ये दोनों सेम है इसलिए क्या कर जाएगा? ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगर बराबर की इस पार जो होता है उसको इस पार लाएंगे तो माइनस हो तो प्लस में हो जाएगा, यानी इसको हम इस पार लाए जाए तो ये प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस 2/3 Cr2O3। अब ये Al को हम प्लस में इसलिए रख दिए, अब हम इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस में है तो 4/3 Cr इसमें प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो प्लस में उतार दिए। अब बताइए प्लस माइनस 827 में से 540 घटा देंगे तो 287 किलो जूल पर मोल, यानी कि दोनों के निर्माण का वक्र का अंतर कितना है? -287 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा G दोनों के निर्माण के वक्र का मुक्त ऊर्जा का अंतर है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डेल्टा G इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा G ऋणात्मक में है कि नहीं है? तो हम आपको इसका पिछले लेक्चर में हम बोले थे क्या कि डेल्टा G का मान अगर ऋणात्मक में होता है तो अभिक्रिया संभव है, अगर ये धनात्मक हो जाता तो अभिक्रिया संभव नहीं है। तो हम ऐसे लिख करके घटा करके या डेल्टा G यहाँ पे ऋणात्मक पे आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यह अभिक्रिया
इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक है, अतः Cr2O3 को Al अवकृत कर सकता है और ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आउटटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, इनटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि देखिए इसका डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक है। क्वेश्चन आपसे यही है कि इसका डेल्टा जी नॉट का मान क्या है, ऋणात्मक है। अब इसका डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक है, फिर भी कहता है क्या कि ये कमरे के ताप पे नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सभी देखिए कि इसके इस अभिक्रिया के लिए अवकरण के लिए अभिक्रिया दे दिया है और बोलते हैं इसका डेल्टा जी नॉट का मान कितना है, 287 किलो जूल माइनस में है, ऋणात्मक है। फिर भी यह रूम के ताप पे, कमरे के ताप पर नहीं होता, ऐसा है। तो हम बोलेंगे क्या कि इसमें सभी अभिकारक तथा उत्पाद, देखिए ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। सभी अभिकारक तथा उत्पाद ठोस होते हैं, इसीलिए उत्पाद और अभिकारक सभी ठोस होते हैं, इसीलिए यह कमरे के ताप पे नहीं संभव होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसीलिए देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि Cr2O3 को Al उच्च ताप पर, इसीलिए तापीय ताप देना पड़ता है, इसके लिए अधिक ताप देना पड़ता है। तो फिर क्वेश्चन पूछ देता है सब ताप क्यों देंगे, जब ऋणात्मक है तो ताप देने की जरूरत है, ये तो स्वतः अपने आप हो जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे बाबू क्या कि इसमें देखिए सभी अभिकारक तथा उत्पाद ठोस होते हैं, इसीलिए इसका अवकरण कमरे के ताप पे नहीं होता है। हम जैसे गर्म करते हैं, उच्च ताप देते हैं, तो Cr क्या होता है, गलने लगता है। Cr क्या करने लगता है बाबू, गलने लगता है और इंट्रोपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इंट्रोपी में वृद्धि होने के कारण अभिक्रिया स्वतः होने लगता है। यानी कि जब भी अभिक्रिया करेंगे तो ये उच्च ताप पे करेंगे, तो बोलेगा क्यों ऐसा होता है, उच्च ताप पे क्यों जरूरत होता है, कमरे के ताप पे नहीं। तो बोलेंगे क्या कि उच्च ताप इसलिए क्योंकि Cr उच्च ताप पर गलने लगता है और गलने से क्या होता है, उसका एंट्रोपी में वृद्धि हो जाता है और अभिक्रिया स्वतः संभव होने लगता है। तो आप हम कहेंगे पहले आप इसे नोट कर लो, तब फिर उस नोट को भी लिखवा देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, इंटेक्स्ट 3 का आंसर हो जाएगा और ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। 21 में कह रहा है क्या कि बाबू Cr2O3 का निर्माण का वक्र Cr2O3 के निर्माण का माइनस 540 किलो जूल है और Al2O3 के निर्माण का वक्र माइनस 827 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब दोनों का निर्माण का वक्र यानी निर्माण कराना है हमको। तो कोई भी ऑक्साइड का निर्माण उसके धातु और ऑक्सीजन से कराते हैं, तो धातु और ऑक्सीजन से करा करके हम दोनों का समीकरण बना लेंगे और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। अब घटा देंगे तो बस हमारा ऋणात्मक, चूंकि बोलेंगे अभिक्रिया ऋणात्मक आता है इसलिए संभव है, अगर धनात्मक आता तो बोलते संभव नहीं है। तो आप इसे पहले नोट कर लें। अब देखिए बच्चों, हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि ये ऋणात्मक है, फिर भी ये कमरे के ताप पर नहीं होता है, क्यों? इसके लिए उच्च ताप पे ही करना जाता है, ऐसा क्यों? हमने क्या बोला बाबू कि देखिए ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है और ये भी ठोस है, सब अभिकारक और सब उत्पाद ठोस है। अब जब सब अभिकारक और सब उत्पाद क्या है, ठोस है, इसीलिए बोलता है कमरे के ताप पे नहीं होता है। हम जैसे उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो क्रोमियम क्या हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है और जैसे ही गलेगा तो इंट्रोपी में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इंट्रोपी में वृद्धि होने का मतलब डेल्टा एस में वृद्धि हो जाएगा और डेल्टा एस में वृद्धि हो जाने के चलते अभिक्रिया स्वतः होने लगता है, अभिक्रिया संभव हो जाता है। तो इसी चीज को हमने नोट में कर लिया और ये कितने नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इंटेक्स्ट का। तो डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक होता है, ठीक है, परंतु ये कमरे के ताप पर संपन्न नहीं होता है, क्योंकि अभिकारक तथा उत्पाद दोनों कमरे के ताप पर ठोस होता है। एकदम सही लिखा है, ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। उच्च ताप पर क्रोमियम गलना शुरू हो जाता है, हम जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा एस में वृद्धि हो जाता है और अभिक्रिया संभव हो जाता है। तो हम समझेंगे बाबू कि आप इसे बार-बार देखिए, शेयर कीजिए, सबको बोलिए, हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। नहीं तब तक अगले लेक्चर के लिए धन्यवाद।